अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय सुहेल अफजल की बुक की बात कर रहे हैं आइकम पार्ट 2 की। इस बुक के कुल 9 चैप्टर्स हैं जिनमें हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 चैप्टर्स हैं। इन सब चैप्टर्स में से सबसे ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट चैप्टर को पहले किया जाएगा, दैट इज़ डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स की बात करते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट एक्सप्रेस्ड इन मनीटरी टर्म्स बिकॉज ऑफ इट्स यूजेज एंड वियर एंड टियर। यानी डेप्रिसिएशन किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी, किसी भी एसेट की एफिशिएंसी में कमी को कहा जाता है। जैसे एक मशीनरी है, अगर हम उसे यूज़ करते जाएंगे तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वैल्यू कम करती जाएगी। जैसे हम जब एक मशीनरी को परचेज़ करते हैं, सपोज़ अगर वो 1 लाख की है, 5 साल गुजर जाने के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख तो नहीं ना रहेगी, क्योंकि वो यूज़ हुई है, या हो सकता है उसके साथ कोई इंसिडेंट पेश आ जाए, कुछ इंटरनल कॉजेज़ ऐसे हो जाएं जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती रहती है। इसी चीज़ को हम डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, जो आपको ईजी लगती है आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वजूहात क्या हैं? बेसिकली इसकी 2 डेप्रिसिएशन की टाइप्स या कॉजेज़ हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल डेप्रिसिएशन वो होती है जो कुछ इंटरनल या नॉर्मल कॉजेज़ की वजह से होती है, जैसे वियर एंड टेयर। जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनकी जो वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, क्योंकि वेयर एंड टेयर जब ये काम होता है तो ये ख़राब होने का भी खदशा होता है। फिर डेप्लेशन। डेप्लेशन क्या है? कुछ ऐसी मशीनरी, कोई ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू वक्त गुजरने के साथ साथ जितना हम उसको यूज़ करेंगे उतनी वो कम होती जाएगी, जैसे माइन या क्वेरी वगैरह। नेक्स्ट है एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन सिर्फ इंटरनल कॉजेज़ की वजह से नहीं, कुछ एक्सटर्नल कॉजेज़, कुछ बैरूनी ऐसे जो वजूहात हैं जिनकी वजह से भी उसकी वैल्यू एक एसेट की कम हो सकती है या डेप्रिसिएशन अक्कर हो सकती है। सबसे पहले ऑब्सोलेंसेस। ऑब्सोलेंसेस में क्या, जैसे कि ऑल्दो इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर may become obsolete. For example, old machine become obsolete with the invention of more economical. ऑब्सोलेंस ऐसे होता है जब किसी चीज़ में या किसी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आती है, या जब कोई नई चीज़ आती है, अगर देखें अगर बेहतर से बेहतरीन चीज़ आएगी तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे, तो इससे दूसरी चीज़ की जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट होगी, कम होगी। कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती जाती है, इसे एफ्लक्स ऑफ टाइम कहते हैं। एक्सीडेंट की वजह से भी चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है या उनकी डेप्रिसिएशन हो जाती है, जैसे फायर, अर्थक्वेक, फ्लड एट्सेट्रा। अब ये है कि हमें नीड क्या है, आखिर क्या ज़रूरत थी डेप्रिसिएशन को फाइंड करने की। सबसे पहले तो ये कि हमें ट्रू प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाए। अगर अगर हम डेप्रिसिएशन को काउंट ना करेंगे तो हमें अपना प्रॉफिट ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमें इससे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी पता चल सकता है। वैल्यूएशन यानी एसेट्स की हम प्रॉपर वैल्यू उनकी बुक्स में मेंटेन कर सकेंगे। अगर हमें किसी एसेट को रिप्लेस करना है या एक एसेट की जगह दूसरा एसेट लाना है, तो उसके लिए हमें इसकी वैल्यू पता होगी, तो हम तब ही जाकर दूसरा एसेट रिप्लेस कर सकेंगे। इसके लिए भी ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है लीगल रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद डेप्रिसिएशन वर्सेस फ्लक्चुएशन। डेप्रिसिएशन जैसे मैंने पहले भी बताया है कि किसी चीज़ की वैल्यू में आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रेजुअल डिक्रीज होता है उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, जबकि फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन होता है किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू या कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, फ्लक्चुएटिंग रहती है। जो डेप्रिसिएशन होती है ये रेगुलर होती है, रेगुलर लॉस होता है, जबकि फ्लक्चुएशन होती है इरेगुलर लॉस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन जो है हमेशा फिक्स एसेट पर उनके ऊपर कास्ट की जाती है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। अगर हम करंट एसेट की बात करें, कैश, स्टॉक, डेटर्स, बिल, रिसीवेबल्स, तो इन पर डेप्रिसिएशन नहीं होती। डेप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए भी होती है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो परपेचुअल, ग्रेजुअल, कॉन्टिन्यूस डिक्रीज होता है।
और डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट की हो, हम उसके लास्ट वर्किंग डे पे भी उसको कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन हमेशा एक चार्ज होती है अगेंस्ट रेवेन्यू, और डेप्रिसिएशन जो होती है वो फ्लक्चुएशंस पे डिपेंड नहीं करती। अब डेप्रिसिएशन या अमाउंट ऑफ या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को फाइंड करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम उस प्राइस को कहते हैं जो हमारे एक एसेट की लागत है। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक मशीनरी खरीदी तो उसमें वो तमाम एक्सपेंसेस आएंगे, जहाँ से हम जिस गोदाम से उस मशीनरी को लेकर आए, हमने इंस्टॉल किया, जितने लेबर्स हायर किए, ये सारी कलेक्टिव कॉस्ट जो होगी एक मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ, यानी वर्किंग लाइफ वो दुरानिया है कि जिसके अंदर एक मशीनरी हमें हेल्प आउट करेगी वर्क करने में। अब इसके लिए भी नेक्स्ट है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप के वैल्यू वो वैल्यू होती है द वैल्यू एट द एंड ऑफ अ लाइफ ऑफ एन एसेट, यानी जब एक एसेट का जो वर्किंग लाइफ ख़त्म हो जाती है तो जो उसकी वैल्यू बच जाती है उसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन के भी कुछ मेथड्स होते हैं चार्ज करने के। फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड सबसे पहला मेथड है, इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि जो हमारी हर साल की जो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, वो हमेशा सेम रहती है। और इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। मैंने आपको कॉस्ट भी बताया और स्क्रैप भी बताया। कॉस्ट में से हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे और उसको एस्टिमेटेड लाइफ पे डिवाइड कर देंगे। एक एनुअल डेप्रिसिएशन का भी फॉर्मूला है, एक न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, डेट इज़ एनुअल डेप्रिसिएशन ओवर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये सोचने वाली बात है, जो फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड है, फिक्स में तो हमें इतना पता चल रहा है कि उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल फिक्स रहेगी या इक्वल रहेगी, तो इसको स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम इसके एनुअल डेप्रिसिएशन को एक ग्राफ पेपर पर शो करें ना, तो वो एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन मेथड भी है। आगे इसके कुछ मेरिट्स हैं इस मेथड के कि ये सिंप्लिसिटी है, यानी ये बहुत इजी मेथड है, इससे एसेट्स की वैल्यू को जल्दी भी राइट ऑफ किया जा सकता है। ये यूज़फुल मेथड है किस चीज़ के लिए? लीज होल्ड के लिए, प्रॉपर्टी, पेटेंट राइट्स एंड अदर लाइक एसेट्स। डीमेरिट्स अगर देख लें, डीमेरिट्स भी ज़ाहिर है इससे हैं क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट है अमाउंट पर वो नहीं, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाई गई। अगर एसेट्स को हम ड्यूरिंग द ईयर परचेज़ करें, अगर ईयर के बिगने में करें तो उसकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट नया आ जाता है बिजनेस में तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो सर्टेन प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और अगर हम ये भी देखें कि टाइम गुजरने के साथ साथ एसेट की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ होती है, लेकिन इसकी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहती है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, और ये भी याद रखें कि डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट पर ही चार्ज की जाती है।